हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर की एक नई सीरीज शुरू करते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो कि हमारे बहुत सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम जैसे नाबार्ड का ग्रेड ए पेपर है आपका, उसके अंदर भी आएगा, आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी आएगा। और बैंकिंग इंश्योरेंस के अलावा बाकी भी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी के अंदर भी कंप्यूटर पूछा जाता है, अलग अलग स्टेट और टीचिंग के एग्जाम्स में भी कंप्यूटर आता है। तो ये पूरी सीरीज उन सभी एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प करेगी। पहली यूनिट की हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स और फंडामेंटल्स की। इस वीडियो को हम लोग थोड़े से पेस पर रखेंगे बाकी पूरी क्लासेस के अलावा, इसको क्योंकि बेसिक्स पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन जो बनते हैं उन टॉपिक्स पे हम लोग खास ध्यान देते हुए बहुत ज्यादा समय इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग नहीं लगाएंगे। इसके अंदर हम सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो जरूरी है उन चीजों की बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इंडेक्स है, जो जो टॉपिक्स हम लोग इसमें अपना कंप्लीट करेंगे, जैसे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और आईपीओ साइकिल क्या होती है, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की मेमोरी, कैशे मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, रैम और रोम होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स जो लेटेस्ट चल रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, कंप्यूटर के पोर्ट्स और कनेक्टर्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से, फर्मवेयर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की बेसिक समझेंगे, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो और इसका कंटेंट शुरू करते हैं अगली स्लाइड से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका क्या काम है, डेटा को इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, और एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें दे देगा। तीन चीजें हो गई, डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आउटपुट। मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज हम एंटर कर रहे हैं वो हमारा डेटा है। क्या है? डेटा है। बट वही चीज जब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है, तो डेटा को अगर आप एक मीनिंगफुल सेंस में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि हमें आउटपुट मिल रहा है। और जिन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस कर रहा है वो हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम के थ्रू, जिन्हें हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, किसी भी डेटा इनपुट को प्रोसेस करेगा और उन इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हमें एक आउटपुट दे देगा। कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ साइकिल क्या होती है? आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग और ओ फॉर आउटपुट, जो हमने ऊपर पढ़ा। इनपुट पे हमने डेटा दिया, प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होंगी, और आउटपुट पे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। कंप्यूटर फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क, जैसे कि अभी हमने समझा था। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 2 + 2 करना है, तो ये जो प्लस है ये एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे समझाया जाएगा कि 2 को 2 से जोड़ना है तो आउटपुट 4 आएगा। ये कंप्यूटर के लिए एक तरह से प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज यूजिंग इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करके रखता है। हम उसको इंटरनल डिवाइसेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ये हम लोग अभी स्टोरेज डिवाइस पढ़ते हुए इस चीज को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं अभी के लिए कि कंप्यूटर जो भी हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसे फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशन विद हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर में हम लोग रिलायबल तो है ही है बहुत ज्यादा, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी हाई है। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए जाननी है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशन एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड, प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस करता है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स एज लॉन्ग एज द इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट। अगर हमने सही इनपुट दिया है और जो प्रोग्रामिंग हमारी सही है, तो कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। एरर का मार्जिन नेग्लिजिबल या ना के बराबर होता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑटोमेटिकली वंस अ प्रोग्राम इज इनिशिएटेड विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है कि यूट्यूब पे आपको वीडियो प्ले करना है, तो आप लगातार प्ले नहीं करते रहोगे ना। आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी, यूट्यूब ओपन करके वीडियो सेलेक्ट करके आपने प्ले का बटन दबा दिया, अब पूरा वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता रहेगा। वो एक प्रोग्राम है जो आपने क्लिक करके रन कर दिया, आपके सामने सिर्फ एक प्ले का बटन है। बैकएंड पर तो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, जिसको आपके प्ले बटन दबाने से इंस्ट्रक्शन मिल गई, प्रोग्राम इनिशिएट हो गया। अब वो बिना आपके कुछ भी करे वो पूरा वीडियो प्ले करेगा, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 1 घंटे का हो। हम लोग प्लेलिस्ट भी सेट कर देते हैं कि एक के बाद एक सॉन्ग या वीडियोस प्ले होते रहते हैं।
वो भी आपने एक बार उससे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली बोल दिया। आपने प्लेलिस्ट बनाई, प्लेलिस्ट को आपने ऑटोमेटिक प्ले पे सेलेक्ट करा और आपने प्ले कर दिया। अब पूरी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेगी। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये सारे काम करता रहता है। कंप्यूटर कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स। कंप्यूटर के जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे में 4 घंटे में कंप्यूटर बंद करना है। कंप्यूटर की वर्किंग साइकिल काफी लंबी होती है। कंप्यूटर थकता नहीं है, कोई लॉस ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता ह्यूमंस के थ्रू, मतलब ह्यूमंस की तरह। तो ये कंप्यूटर के हमारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कंप्यूटर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर लेता है। हम लोग तो जैसे भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी में स्टोर कर रहा है और जब भी हमें जरूरत होगी हम लोग वहां से डेटा को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं जो यूट्यूब पर है, बट मुझे अगर किसी वीडियो के लिए आप स्पेसिफिकली पूछो कि उस वीडियो पे मैंने 4 मिनट 5 सेकंड पे क्या बात बोली थी, मुझे शायद नहीं याद होगी। बट अगर मुझे जानना होगा या आपको जानना होगा, आप डायरेक्ट वीडियो पर जाओगे, जिस टाइम की कोई बात होगी आप उस टाइम पर पहुंचोगे और आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लोगे या फिर एक्सेस कर लोगे। कंप्यूटर वर्सटाइल होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कैलकुलेशन भी कर सकता है, डिजाइनिंग भी कर सकता है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं ये वीडियो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा है पावर पॉइंट की, वो पावर पॉइंट का कंटेंट भी एक्सेस हो रहा है, हेडफोन से कनेक्ट होकर मेरी वॉइस भी इसके अंदर जा रही है। तो मल्टीपल तरह के काम एक साथ इसमें हो रहे हैं। A computer is reliable and provide consistent and dependable performance। कंप्यूटर रिलायबल तो होता ही है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर हर जगह यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हैं। कंसिस्टेंट भी है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे हम लोग डिपेंड कर पा रहे हैं। मैं अपनी क्लासेस फिजिकली ना पढ़ाकर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर। आप लोग फिजिकल कोचिंग ना जाकर शायद ऑनलाइन मेरे से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग डिपेंड कर रहे हैं कि कंप्यूटर पे जो चीज आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, मोबाइल के थ्रू, वो चीज सही होगी। आगे देखते हैं। अगली चीज आती है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने पहली ही स्लाइड में सॉरी इस चीज को समझने की कोशिश की थी, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा की हमने बात करी थी। तो डेटा हमारा रॉ फैक्ट होते हैं, फिगर, सिंबल या ऑब्जर्वेशन, जिनका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी सेंटेंस को, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट फिगर सिंबल्स को अगर ऐसे लिख दूं, डेटा फिगर सिंबल डू मीनिंग नॉट दैट, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। बट इसे अगर मैंने प्रॉपर प्रोसेस करके लिखा है इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो इस बात का मीनिंग बन पा रहा है। तो डेटा जो होता है वो एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, उनको कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता। बट इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा को प्रोसेस करके और ऑर्गेनाइज करके, जैसे जब मैंने डेटा रेफर रॉ फैक्ट डू नॉट हैव मीनिंग डायरेक्ट, इसको इस तरह से ना रखे, प्रॉपर सेंटेंस में लगाया, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स फिगर सिंबल और ऑब्जर्वेशन। तो यहां से इंफॉर्मेशन हमने प्रोसेस करी, ऑर्गेनाइज करा डेटा को, सॉरी डेटा को हमने प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज करा, अब ये एक इंफॉर्मेशन बनकर आ गई है। तो इंफॉर्मेशन और डेटा का सबसे बड़ा फर्क यही होता है। और ये चीज आपके एग्जाम के इंटरव्यू में भी, जो आपके कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, बीसीए के बच्चे हैं, एमसीए के बच्चे हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, आपसे एग्जाम के इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का फर्क बताओ। तो आपको वहां पे इस तरह से ही जवाब देना पड़ेगा। कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जैसे हमने एक चीज अपनी डिस्कस करी थी, 2+2 अगर 4 होता है, तो कंप्यूटर उसमें प्लस वाले जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, दो नंबर्स का सम ऐड करने के लिए कंप्यूटर उसे परफॉर्म करेगा, तभी उसके थ्रू 4 जो है वो एक आउटपुट हमें या इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी। आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर में क्या क्या होता है। आप सोचिए कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके थ्रू वो हार्डवेयर कुछ टास्क परफॉर्म करता है। पीपल वेयर होता है। पीपल वेयर क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट या मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। अब मैं एक तरह से पीपल वेयर हूँ जो इस समय मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो जब मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो ये चीज इंश्योर है कि वो चीज यूट्यूब पर ढंग से है, यूट्यूब पर सेफ्टी है, यूट्यूब में कोई इश्यू नहीं आ रहा है। उस चीज को देखने के लिए यूट्यूब के जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे पीपल वेयर का काम कर रहे हैं। प्रोसीजर्स,
Procedures are the rules, method and guidelines that define how a computer system should be operated. तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पीपलवेयर हो गया और प्रोसीजर्स हो गया। इसी में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आती है सीपीयू, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? ये मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू ही मेन हार्ट एंड सोल है कंप्यूटर का, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। यही डिसाइड करता है कि कैसे प्रोसेसिंग होगी, क्या प्रोसेसिंग होगी, इसीलिए नाम भी इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट नाम नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बल्कि तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये हमारे पास सामने आ गया है। दूसरा होता है सीयू, इसे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरा होता है रजिस्टर। इसी में हम तीनों चीजों को समझेंगे क्या क्या होता है। एएलयू होता है, इसका काम है सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल कंपैरिजंस परफॉर्म करना। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम है कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना एग्जीक्यूशंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एग्जीक्यूशन को विद इन द कंप्यूटर। तो 2 प्लस 2 प्लस होना है, प्लस का काम एलयू का है। बट 2 प्लस 2 अगर 4 आ रहा है, जो 4 आउटपुट डिस्प्ले करना है, 2 और 2 जो आपने नंबर इंसर्ट करा, कहीं से वो नंबर उठाना है, वो काम सारा कंट्रोल यूनिट का होता है। और आर होते हैं रजिस्टर, जो कि हाई स्पीड मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू। तो आपने जब 2 डाला, एक और 2 डाला, एक 4 डाला, तो ये 2 2 और 4 जो आउटपुट आया, ये किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। प्लस का काम जो है वो एलयू का है। अब रजिस्टर से नंबर लेने हैं 2 और 2, और 4 जो है वो रजिस्टर में डालना है। ये काम एक तरह से कंट्रोल यूनिट का हो जाएगा। तो ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, जिसके अंदर तीन मेन चीजें होती हैं हमारी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल कंपैरिजन करना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कोऑर्डिनेट करना और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। रजिस्टर्स जो होते हैं वो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होते हैं इनसाइड द सीपीयू, जो कि टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं। अब होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे काफी सारे तरह के होते हैं। घर में तो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ है, जैसे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चला, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सुपर है। सुपर से यहाँ पे हमारा मतलब है ये फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल टाइप का कंप्यूटर है, जो कि क्लाइमेट मॉडलिंग, साइंटिफिक रिसर्च में ऐड करते हैं, सॉरी यूज करते हैं, एड करते हैं हमें साइंटिफिक रिसर्च में, क्लाइमेट मॉडलिंग में, स्पेस में। जैसे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, जो कि सीडैक ने बनाया है। प्रत्यूष, जो कि आईएमडी ने बनाया है। मिहिर, ये एनसीएम आरडब्ल्यूएफ ने बनाया है। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो आए हैं मार्केट में, एक फ्रंटियर है यूएसए का और फुगाकू है जापान का। ये हमारे लेटेस्ट ग्लोबल एग्जांपल्स है। इंडियन एग्जांपल्स परम सिद्धि एआई, हमारा इंडिया का बिल्कुल लेटेस्ट है परम सिद्धि एआई। एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, सीडैक ने बनाया है। प्रत्यूष है, आईएमडी ने बनाया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर करते हैं लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स के जो सर्वर होते हैं वो मेन फ्रेम पर होते हैं। रेलवेज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इवन इवन एसबीआई और आरबीआई भी आईबीएम का जेड सीरीज मेन फ्रेम यूज करता है। आईबीएम का जेड सीरीज मेन फ्रेम एसबीआई और आरबीआई भी यूज करता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम है लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल आरबीआई का एनईएफटी का सिस्टम है, आरटीजीएस का सिस्टम है, जो हमने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में देखा। वो कहाँ होगी? वो एक कंप्यूटर पर नहीं होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे होगी वो सारी ट्रांजैक्शंस बैकएंड पर। इंडियन रेलवेज मेन फ्रेम को आईआरसीटीसी ऑपरेशन में यूज करता है, जो हम लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए यूज करते हैं। लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें तो आईबीएम का Z15 और Z16, ये हमारे लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम के, जो लेटेस्ट मेन फ्रेम मार्केट में चल रहे हैं। और Z सीरीज ही हमारे पास एसबीआई और आरबीआई यूज करते हैं। अगला आता है हमारे पास एक मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, डिपार्टमेंट में, ग्रुप टास्क में, या फिर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एकेडमिक लैब हो गई। मिनी कंप्यूटर होते हैं, जैसे जो पुराने टेलीकॉम स्विचेस हैं बीएसएनएल के, वो मिनी कंप्यूटर यूज करते थे, मिनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर काम करते थे। जो पीडीपी और वैक सर्विसेज की हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब्स थी, वो हमारे मिनी कंप्यूटर यूज करते थे। लेटेस्ट हम लोग बात करें तो जो मिड रेंज सर्वर्स हैं डेल के, पावर एच, मतलब डेल का एक
आता है सर्वर पावर एज नाम से, एचपीई का आता है प्रोलाइन सिस्टम्स के नाम से। तो इनके जो मिड रेंज सर्वर्स हैं वो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स हैं, जो हम पर्सनल, होम और ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो जो भी हमारे हैं, जैसे एचसीएल के लैपटॉप हैं, लेनोवो के हैं, रिलायंस की जियो बुक आती है, एप्पल की मैकबुक आती है, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस आ रहा है, या हमारे मॉडर्न पीसी जो है, जो इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के नाम पर, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर इसके अलावा कंप्यूटर हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर क्या है, इसमें कॉन्टिन्यूस डेटा फ्लो, कॉन्टिन्यूस फिजिकल डेटा को ये मॉनिटर करता रहता है। डेटा का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, जैसे टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, स्पीड या प्रेशर, वोल्टेज या फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं। एक कॉन्टिन्यूस मैनर में ये फ्लो, मतलब किसी भी चीज को मॉनिटर करता रहता है। जैसे हमारा ग्राफ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बन रहा है तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, इस ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है। तो ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस इसमें आती रहती है, बिट बाय बिट या पार्ट बाय पार्ट नहीं आती है। जैसे इसरो जो अपना टेलीमेट्री लैब्स में यूज करता है, या पुराने कुछ आईआईटी की या डीआरडीओ की फिजिक्स की लैब में कंप्यूटर्स होते होंगे, वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे। लेटेस्ट क्या है, हमारे ये सेंसर्स, ऑस्किलोस्कोप या एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में हमारे क्या यूज होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते हैं, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली उन्हें मॉनिटर करना होता है। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं, ये डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में यूज करते हैं, और जो वाइडली यूज कंप्यूटर्स हैं प्रेजेंट डे में, हम लोग डिजिटली ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सारा डेटा बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। इंडियन एग्जांपल, जैसे जो भी हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एटीएम्स हैं, पीओएस मशीन्स हैं, डिजिटल कियोस्क हैं, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ग्लोबल एग्जांपल भी वही है, जो भी हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं वही सब है। फिर आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर दोनों ही फीचर्स होते हैं, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के अंदर यूज होता है, जैसे मेडिकल मॉनिटरिंग में या साइंटिफिक कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। इंडिया के अंदर जैसे आईसीयू के पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में आप बीप बीप बजती रहती है ना, हार्ट बीट्स वगैरह सब एक साथ आती रहती है, वो कॉन्टिन्यूसली भी मॉनिटर करता है, बट होता सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में। इसरो भी इनको यूज करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स को। जो मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है हमारे, ईसीजी, ईईजी एनालाइजर्स या फिर रियल टाइम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं, ये सब हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स भी अलग अलग टाइम पर इवॉल्व हुए। कब से कंप्यूटर्स हमारे शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर हमारे बढ़ने शुरू हुए, अलग अलग तरह के आने शुरू हुए। तो ये हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर क्या खास बात थी, कि ये हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, और बहुत अमाउंट ऑफ पावर भी यूज किया करते थे। जैसे कुछ एग्जांपल है, ENIAC, UNIVAC, EDVAC और EDSAC। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम्स थे। इनैक था, यूनिवैक 1 था, एडवैक था, एडसेक था। इसके अलावा इंडिया का भी एक इसमें एग्जांपल था हमारे पास, टेफरैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था। ये सारी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, और इंडिया का एग्जांपल स्पेसिफिकली आपको आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि जब से अब हम लोग स्वदेशी उस पर आए हैं, तो हमारी इंडियन चीजें जो हैं, हमें वो सब चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। अब जो वैक्यूम ट्यूब्स के हमारे कंप्यूटर्स तो बहुत बड़े बड़े होते थे, एक बड़े घर जितना बड़ा एक कंप्यूटर है। अब हमारा कंप्यूटर थोड़ा छोटा होना शुरू हो गया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स छोटे होने शुरू हो गए, वो स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए, और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो गए। ये हमारा था सेकंड जनरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज। एग्जाम्पल है इसके IBM 1401, 7090, ये सब हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। जो अर्ली कंप्यूटर हमारे गवर्नमेंट और रिसर्च लैब में होते थे, जैसे IBM 1401, ये इंडियन एग्जाम्पल था, इंडिया में यूज बहुत होता था ये पहले। IBM 1401 बहुत सारे बैंक्स और इंडियन यूनिवर्सिटीज इनिशियली यूज किया करते थे। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लेकर आए। इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से क्या हुआ, उनका साइज और ज्यादा छोटा हो गया, और उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे कंप्यूटर्स में क्या थी, उनकी स्पीड बढ़े। स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, और उनका साइज भी हमें एक कम करना था।
तो थर्ड जनरेशन में साइज और ज्यादा कम हो गया, स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। एग्जाम्पल जैसे IBM के सिस्टम में 360 सीरीज थी, यूनिवैक 9000 था। इंडियन एग्जाम्पल ECIL ने बनाया था एक सिस्टम यूजिंग IC बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक यूज। ECIL ने इंडिया का सबसे पहला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बनाया था जो कि रिसर्च और साइंटिफिक यूज के लिए बना था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए उसके बाद जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को यूज करा। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर्स के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आ गया और कंप्यूटर लोगों के पास तक पहुंचने लग गए। एग्जाम्पल IBM के PC थे जो कि इंटेल 8088 8088 एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। एप्पल ने मैकिंटोश अपने पीसीज लेकर आए थे जिन्हें हम मैक सिस्टम्स कहते हैं। HP की 9000 सीरीज आई थी और जो कुछ अर्ली लैपटॉप्स थे ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और साइज और ज्यादा छोटा हो गया। आप सोचिए जो कुछ पुराने लैपटॉप्स थे हैवी थे, बट लैपटॉप्स थे मतलब पोर्टेबल थे, आप उन्हें इजिली कैरी करके लेकर जा सकते थे। फोर्थ जनरेशन से पहले लैपटॉप्स हमारे पास नहीं थे। इंडियन एग्जाम्पल जैसे HCL के वर्कहॉर्स पीसीज थे, विप्रो के पीसीज थे, जेनिथ कंप्यूटर्स के थे। ये हमारे ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा वाइडली यूज हुआ करते थे। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हमारे AI बेस्ड है, रोबोटिक्स बेस्ड है, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है जो कि प्रेजेंट डे हम लोग चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास IBM वॉटसन है, गूगल का एल्फागो है, मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम से अलग अलग, ये सब कुछ हमारा फिफ्थ जनरेशन के अंदर है। इसमें हमारे सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, जैसे हमारे पास परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर है फिफ्थ जनरेशन का। AI बेस्ड रोबोटिक्स है हमारे पास IITs में और DRDO के अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग एंड करते हैं। अगला टॉपिक यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट इसी वीडियो के अंदर ये पूरा पार्ट जो हम लोग ने अपना डिस्कस करा है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की हम लोग बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जो कि रैम होती है, इसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम होती है जो कि वोलाटाइल होती है और डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप फोन लेते हैं, हम लोग कंप्यूटर लेते हैं, हम लोग देखते हैं ना उसकी रैम कितनी है, 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो वो उसका डेटा सारा रैम पर आ जाता है। रैम के ऊपर ही वो सारी प्रोसेसिंग आप करते हो, तो इसलिए रैम टेम्पररी होती है। आपने जब कोई एप्लीकेशन खोली, डेटा उसका रैम पर आ गया, आपने एप्लीकेशन बंद करी, वो डेटा रैम से चला गया, आपने सिस्टम बंद करा, वो डेटा रैम से चला गया। इसलिए ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो रैम क्या है? हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है और डेटा टेम्पररी प्रोसेसिंग के लिए रैम पर स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रोम भी होता है, बट रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है और ये परमानेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस रखता है बूटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के ऊपर नहीं है, रोम के ऊपर है। रीड ओनली मेमोरी, ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारा रैम और रोम का कॉन्सेप्ट है कि रैम हमारी वोलेटाइल होती है, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। रैम टेम्पररी होती है, रोम परमानेंटली उसे स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलेगा वो रोम के ऊपर चलेगा। हमारी जो बूटिंग में, जो हम लोग बूट करते हैं सिस्टम को, सिस्टम बूट होता है तो बायोस होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से क्या, बायोस को सोचिए, जो बायोस होता है वो हमारा रोम के ऊपर चलता है। कैश मेमोरी होती है जो CPU और रैम के बीच में एक मेमोरी होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि CPU को कॉन्टिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, तो वो बल्क में इंस्ट्रक्शंस आके थोड़ी देर के लिए कैश मेमोरी में रहती है, सो दैट जब तक और इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं CPU की इंस्ट्रक्शंस को डिले ना हो। CPU अगर रैम से डायरेक्टली मेमोरी लेगा या रैम से डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस उठाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। CPU को और ज्यादा फास्ट मेमोरी चाहिए होती है तो वो हमारी कैशे मेमोरी या फिर कैश मेमोरी होती है। इससे क्या होगा, जो डेटा एक्सेस टाइम है वो कम हो जाएगा। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स हमने पढ़ा था कि सीपीयू का ही एक तरह से पार्ट होता है ना। फास्टेस्ट मेमोरी एक्सेस होता है और इमीडिएट डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज होती है। सीपीयू के हमने पढ़ा था ना, सीपीयू के अंदर ALU, CU और रजिस्टर्स, ये वही रजिस्टर्स हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल है और इमीडिएट डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग यूज होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारी बाहर लगी होती है, जैसे हम लोग अपनी हार्ड डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर में, SSDs या HDDs,
या पेन ड्राइव लगाते हैं हम लोग कंप्यूटर्स में, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, पहले हम लोग सीडीज भी यूज करते थे, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है। आपकी हार्ड डिस्क है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए है, सीडी है आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए है। तो ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस थे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी स्पीड अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा तेज या फास्ट हमारे रजिस्टर्स होते हैं, फिर कैश सॉरी सब ये हमारा फास्टेस्ट है रजिस्टर्स, और ये हमारा स्लोएस्ट है सेकेंडरी। फास्टेस्ट रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम और फिर सेकेंडरी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। आगे देखते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमआईसीआर। एक एक करके हम लोग आगे की स्लाइड में इसे करना शुरू करते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन का इशू हो गया है, पूरी स्लाइड में एक बार आपके सामने कर देता हूँ। कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग टेक्स्ट, नंबर या कमांड या स्पेशल कैरेक्टर्स कंप्यूटर में डालते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 101 से 104 कीज होती हैं, और जो मॉडर्न मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उनमें 108 या उससे ज्यादा कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो 101 से 104 कीज का होता है। मॉडर्न मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में 108 या उससे ज्यादा कीज होती हैं। कीबोर्ड के डिफरेंट लेआउट होते हैं, जैसे क्वार्टी, एजर्टी, डोवार। और क्वार्टी जो है इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में रहता है। मॉडर्न कीबोर्ड हमारे वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं, यूएसबी से कनेक्ट होने वाले भी होते हैं, ब्लूटूथ भी होते हैं, और एर्गोनिक कीबोर्ड्स होते हैं जो कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम लोग यूज या डिजाइन करते हैं। कीबोर्ड्स, अब हमारे जो कीबोर्ड की कीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड की कीज से। ये हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि कितनी तरह की कीज होती हैं और उनका कितना कितना काउंट होता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं सबसे पहले, टोटल 62 अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड 104 की वाले फुल कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। 62 अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं जिसके अंदर 26 अल्फाबेट्स हो गए, 10 नंबर कीज हो गई टॉप रो में जो आपकी होती है 0 to 9, और उसके अलावा पंक्चुएशन की कीज होती हैं। तो 26 और 10, 36 आपकी नंबर और अल्फाबेट की कीज हो गई, और जो बची हुई आपकी 26 कीज हैं वो आपकी पंक्चुएशन और नंबर की कीज हो गई। 26 कीज आपकी पंक्चुएशन और नंबर की, और टोटल 62 कीज है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज। फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। हर फंक्शन की का अलग अलग काम होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर शॉर्टकट्स वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक। मॉडिफायर कीज होती हैं। मॉडिफायर कीज का काम क्या होता है कि ये कीबोर्ड टू कीबोर्ड एक तो वेरी करती हैं। टोटल 8 कीज होती हैं, 2 शिफ्ट की होंगी इसके अंदर, 2 कंट्रोल कीज होती हैं, 2 ऑल्ट की होती हैं, एक फंक्शन की होती है जो कि यूजुअली लैपटॉप्स में होती है, डेस्कटॉप्स में नहीं होती है, एक विंडो की होती है। विंडो की को भी कई बार हम लोग स्पेशल की तरह काउंट कर लेते हैं। फिर नेविगेशन कीज होती हैं। नेविगेशन कीज का क्या काम होता है, जैसे हमारे एरो होते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट वाले, 4 एरो कीज हो गई। फिर एक होम की होती है, एक एंड की होती है, पेज अप और पेज डाउन की होती है। ओके, तो सॉरी, टोटल इसमें 8 कीज होती हैं नेविगेशन कीज की। 8 कीज होती हैं टोटल, जिसमें हमारे पास अप डाउन लेफ्ट राइट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। न्यूमेरिक कीपैड कीज होती हैं जिसमें हमारे पास राइट साइड में भी एक कीपैड बना होता है। इसके अंदर टोटल हमारी 17 की का लेआउट होता है जिसमें 0 से 9 नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट होता है, और एक नंबर लॉक की होती है। तो न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 कीज होती हैं। एग्जाम में एक बार आरबीआई असिस्टेंट के ही क्वेश्चन, मतलब आरबीआई असिस्टेंट के ही मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं। आंसर विल बी 17, क्योंकि जो नंबर लॉक की है वो भी हमारा न्यूमेरिक कीपैड की का पार्ट होता है। स्पेशल पर्पस कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं, बट एक नॉर्मल उसमें 12 स्पेशल कीज होती है, जैसे एंटर हो गया, स्पेस बार हो गया, बैक स्पेस की हो गया, डिलीट हो गया, एस्केप हो गया, टैब, कैप्स लॉक, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, और विंडो की जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि मॉडिफायर में भी यूज होता है और कई बार स्पेशल में भी इसे काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे थे कीबोर्ड में कितने तरह की कीज होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, कितनी नेविगेशन कीज हैं, कितनी मॉडिफायर कीज हैं, इस तरह से।
ये भी पूछ सकता है कि प्रिंट स्क्रीन की जो की होती है वो कौन सी होती है, स्पेशल पर्पस की है, नेविगेशन की है, मॉडिफायर की है, फंक्शन की है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनता है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आगे हम लोग बात करते हैं माउस की। माउस की अगर हम लोग बात करें तो माउस क्या होता है? माउस एक तरह का हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना, जो कि कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि मूवमेंट ऑफ द कर्सर को कंट्रोल कर रहा है। माउस की बात करें तो हमारा मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, लेजर माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, ब्लूटूथ माउस होता है। ये हमारे माउस के टाइप्स है। माउस कई तरह के होते हैं। मैकेनिकल माउस, उसके नीचे बॉल लगी होती है। ऑप्टिकल माउस के नीचे लाइट जल रही होती है। लेजर माउस, हम लोग लेजर से कई बार अपने पीपीटी वगैरह को कंट्रोल करते हैं। वायरलेस माउस, ब्लूटूथ माउस। और माउस के अंदर यूजुअली 2 बटन या 3 बटन होते हैं, जैसे एक लेफ्ट क्लिक का बटन हो गया, राइट क्लिक का बटन हो गया, एक स्क्रॉल व्हील हो गया। कभी-कभी स्क्रॉल की बटन कुछ माउस में होते हैं, कुछ माउस में नहीं होते हैं। और समटाइम्स साइड नेविगेशन बटन्स भी आते हैं, बट ये इतना मैटर नहीं करते हैं। स्कैनर की अगर हम लोग बात करें तो स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर आपका इंटरव्यू में पूछा जाए तो स्कैनर क्या है? ये स्कैनर मेरी बाहर की फाइल को या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस, डॉक्यूमेंट या ग्राफिक्स को कैप्चर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मेरी कोई फिजिकल फाइल है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है, उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये स्कैनर का काम होता है। यूजुअली स्कैनर्स हमारे फ्लैट बेड स्कैनर्स आते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर्स आते हैं, शीट फेड स्कैनर्स हैं, बारकोड स्कैनर है। और स्कैनर्स को हम लोग डिजिटल आर्काइविंग और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, आप देखते हैं कि वो उनके पास एक बारकोड स्कैनर होता है, बारकोड रीडर होता है। उससे स्कैन करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो ये स्कैनर्स का काम होता है। आप सब लोगों ने अलग अलग तरह से स्कैनर्स को जगह जगह यूज किया होगा। एमआईसीआर एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली बैंकिंग के अंदर। एमआईसीआर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसे हम लोग चेक प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। एमआईसीआर डिवाइस रीड द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक, जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ बैंक चेक्स। बैंक चेक्स के नीचे जो चेक का नंबर वगैरह होता है वो मैग्नेटिक इंक के थ्रू उस पर डला होता है, जिसको एमआईसीआर डिवाइस रीड करता है। एमआईसीआर टेक्नोलॉजीज बैंकिंग के अंदर फास्ट और एक्यूरेट चेक प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। दो कॉमन एमआईसीआर फॉन्ट्स हमारे पास होते हैं, E13B और CMC7। ये एमआईसीआर फॉन्ट्स के नाम है। जैसे आप लोग अगर वर्ड फाइल में कुछ टाइप करते हो, एरियल फॉन्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होता है, कैम्ब्रिया फॉन्ट होता है जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन वीडियोस में यूज करता हूँ। सेम वे एमआईसीआर का जो फॉन्ट होता है वो E13B और CMC7 दो फॉन्ट यूज होते हैं। ओएमआर, ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन अभी भी बहुत से एग्जाम्स में यूज होता है। ऑनलाइन एग्जाम से पहले बैंकिंग में भी यूज होता था। इसके अंदर क्या करते थे हम लोग? ओएमआर शीट्स होती थी जिसमें जो आंसर शीट, सर्वे या फॉर्म्स वगैरह में होता था, उसमें हम लोग गोले गोले भरा करते थे। ऐसे सर्किल होते थे और हमें सही सर्किल को ऐसे अपनी पेंसिल से भरना होता था। उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, उससे पता चलता था कि बबल भरा हुआ है या नहीं है। It detects the presence of darkened bubbles or check boxes OMR के अंदर। OMR कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट में वाइडली यूज होता है। बहुत सारे फॉर्म्स फिल करते हैं ऑफलाइन, उनके अंदर भी OMR के थ्रू ही फॉर्म फिलिंग की जाती है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस अलग अलग आप सब लोगों ने देखे होंगे। आप लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो बायोमेट्रिक के थ्रू करते हैं। एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज करते हैं अपने थंब इंप्रेशन के लिए। बट बायोमेट्रिक डिवाइसेस सिर्फ थंब इंप्रेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। आपको आपका आइरिस स्कैन भी करता है ये, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी होते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर ऑथेंट they are used to authenticate individuals based on the unique biological characteristics। इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, आइरिस स्कैनर है, रेटिना स्कैनर है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग ह्यूमन बायोलॉजी की फॉर्म में ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। एम क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। ये कि हम लोग सही इंसान को एक्सेस, किसी भी चीज का एक्सेस जो भी उसे दिया जा रहा है वो सही इंसान के पास जा रहा है। बायोमेट्रिक्स हम लोग आधार वेरिफिकेशन में, हमने सबसे पहला एग्जांपल ये दिया था, आधार वेरिफिकेशन में, अटेंडेंस सिस्टम में, बैंकिंग ऑथेंटिकेशन में या हाई सिक्योरिटी एरियाज में यूज करते हैं।
बारकोड रीडर, बारकोड रीडर हमने एग्जाम में भी समझा था, स्कैनर वाले उसके अंदर ये क्या करता है, जो बारकोड प्रिंट होते हैं उन्हें स्कैन करता है और उन्हें डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है, जैसे बिलिंग में यूज होते हैं। टाइप ऑफ बारकोड रीडर्स इंक्लूड लेजर स्कैनर्स, सीसीडी रीडर्स, पेन टाइप रीडर्स और 2D बारकोड स्कैनर, जिन्हें हम लोग क्यूआर रीडर्स भी बोलते हैं। बारकोड रीडर्स आर यूज्ड इन रिटेल बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड कोरियर सिस्टम्स। फिर इसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम लोगों को जानने हैं। क्या क्या? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स, स्मार्ट बोर्ड, वीआर हेडसेट, ब्रेल डिस्प्ले और एलईडी पैनल डिस्प्ले। इसमें हम लोग आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो भी कुछ हमारे एग्जाम से रिलेटेड है हम लोग सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। मॉनिटर्स, मॉनिटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉनिटर क्या होता है? जो भी हमें डिस्प्ले डिवाइस होता है एक, जो कि हमारा टेक्स्ट या इमेज या वीडियो ग्राफिक्स जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वो मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले होता है और यही मॉनिटर का प्राइमरी पर्पस होता है। मॉनिटर हमारे एलईडी होते हैं, एलसीडी होते हैं, ओलेड, प्लाज्मा, टच स्क्रीन मॉनिटर्स। अब कई तरह के मॉनिटर्स एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ साथ आते जा रहे हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन किसमें मेजर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन 7 मतलब पिक्सल्स में हम लोग मेजर करते हैं, जैसे 720p है, 1080p है फुल एचडी के लिए, 1440p है या फिर 4K मॉनिटर है। अब 8K भी आने लग गया है। तो मॉनिटर्स का आउटपुट या जो रेजोल्यूशन है वो पिक्सल्स में मेजर किया जाता है। अगला डिवाइस देखते हैं। अगला डिवाइस हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे स्कैनर से हमने किसी भी चीज को डिजिटाइज कर दिया, हमने सिस्टम के अंदर ही कोई चीज टाइप करके डिजिटल डॉक्यूमेंट बना दिया, उसको हार्ड कॉपी आउटपुट में देता है। प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर। मैं वीडियो थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समझना पड़े। बट इस पूरे वीडियो को एक कहानी की तरह आप लोग सुन लीजिए एक या दो बार, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और इस पर बेस सारे एमसीक्यूज आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, या अब मार्केट में चल रहे हैं 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर की हेल्प से आपको जैसे आपको छोटी सी डॉल प्रिंट करनी है। न्यूज में तो ये भी आया था कुछ टाइम पहले, बेंगलुरु में किसी ने घर बनाया है 3D प्रिंटर यूज करके। तो 3D प्रिंटर बट बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, बट ये 3D टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। लेजर प्रिंटर हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है, क्वालिटी होती है। और इंकजेट प्रिंटर जो है ये हमारे फोटो प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं। लेजर प्रिंटर हमारे फास्टेस्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर के बाद स्पीड में अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड में जाएंगे तो सबसे तेज लेजर प्रिंटर है, उनसे थोड़े से स्लो थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप लोग देखिए यूज होते हैं, जैसे बिजली का बिल देने वाले आते हैं, या मॉल्स में हम लोग रिसीट यूज करते हैं, टोल कलेक्शन की रिसीट यूज करते हैं। तो ये जो रिसीट्स देते हैं ना, ये रिसीट्स हमारी थर्मल प्रिंटर के थ्रू जनरेट होती हैं। इंकजेट प्रिंटर अभी हमने देखा कि हम लोग फोटो प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहले ये स्लोएस्ट प्रिंटर हुआ करते थे 3D प्रिंटर के आने से पहले। और जो पुराने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स होते हैं, रेलवे की रिजर्वेशन के टिकट्स होते हैं, ये सब चीजें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे यूज होती थी पहले। 3D प्रिंटर अब आए हैं मार्केट में, लेटेस्ट चीज है प्रिंटर्स के नाम पे, और ये स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की हम लोग बात करें तो स्पीकर है। स्पीकर आप सब लोगों को पता होगा, अलग अलग तरह से यूज करते हैं। काम क्या होता है स्पीकर का, जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल है उसे एक आउटपुट की फॉर्म में देना, फॉर एग्जांपल वॉइस, म्यूजिक, सिस्टम अलर्ट्स या मल्टीमीडिया ऑडियो, ये हमारे स्पीकर के काम होते हैं। स्पीकर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटी सी स्लाइड है ये 3 पॉइंट्स की। स्पीकर हमारे वायर्ड, वायरलेस, ब्लूटूथ या फिर बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं, जैसे लैपटॉप में स्पीकर्स होते हैं, और अब डेस्कटॉप के अंदर भी बिल्ट इन स्पीकर्स आने लग गए हैं। स्पीकर्स आर कॉमनली पेयर्ड विद साउंड कार्ड्स। साउंड कार्ड का काम होता है ऑडियो को प्रोसेस करके उसे आउटपुट जनरेट करवाना, आउटपुट हमें सुनाना स्पीकर का काम होता है। स्पीकर हमें क्या आउटपुट देगा वो काम प्रोसेस करना साउंड कार्ड्स का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की हम लोग बात करें तो प्रोजेक्टर हमारा जो भी कंप्यूटर है उसे एक बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, जैसे हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टेड होती है वहां पे। इट डिस्प्लेस कंप्यूटर आउटपुट ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन फॉर प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशन। प्रेजेंटेशन हॉल वगैरह में लगा होता है प्रोजेक्टर। टाइप ऑफ प्रोजेक्टर, अब हमारे पास एलसीडी प्रोजेक्टर आ रहे हैं, डीएलपी प्रोजेक्टर आ रहे हैं और एलईडी प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं। बट अब क्या होने लग गया है ना, अब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की आप मीटिंग्स वगैरह में जाते हो ना,
तो रेदर देन प्रोजेक्टर सेटअप वो लोग क्या करते हैं, बड़ा सा स्मार्ट टीवी लगा देते हैं और वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। तो अब ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह यूज नहीं होते हैं। अब डायरेक्ट आपने एक बड़ा सा टीवी लगा दिया, वो टीवी ही प्रोजेक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके लैपटॉप के इनपुट को डायरेक्टली वहां डिस्प्ले करा रहे हैं आप। प्रोजेक्टर्स हमारे यही ऑफिसेज में, क्लासरूम्स में, ऑडिटोरियम्स में, होम थिएटर्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, जो बड़े बड़े हमारे ग्राफिक्स होते हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, मैप्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं, ये A4 साइज का नहीं, जो बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप देखिए जगह जगह एडवर्टीजमेंट्स के बैनर लगे होते हैं, तो बड़े बड़े बैनर होते हैं, वो काम प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होता है। जो लार्ज साइज के ग्राफिक्स या ब्लूप्रिंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट मटेरियल होता है, बड़ा बड़ा होता है, बड़े पैम्पलेट्स जगह जगह दीवारों पर चिपके होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, ये सब कुछ प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट किया जाता है। टाइप ऑफ प्लॉटर हमारे पेन प्लॉटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स होते हैं और इंकजेट प्लॉटर्स होते हैं। प्लॉटर्स को हम लोग इंजीनियरिंग डिजाइन में, कैड एप्लीकेशंस में, आर्किटेक्चर प्लानिंग में भी यूज करते हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सॉरी इसके अंदर भी थोड़ा एनिमेशन का इशू आ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट एंड कनेक्टर की बात करें तो एक सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। जो भी हम अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे, माइस लगाएंगे, कीबोर्ड लगाएंगे या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, वो हम यूएसबी पोर्ट के थ्रू देखते हैं। एचडीएमआई पोर्ट होता है हाई डेफिनेशन मीडिया के लिए, है ना। जो भी हमारा हाई डेफिनेशन ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स होते हैं, अपने लैपटॉप के थ्रू हमें टीवी में लगाना है, कहीं लगाना है, वो हम एचडीआई पोर्ट के थ्रू यूज करते हैं। जो पुराने सिस्टम्स होते थे उनमें एक वीजीए पोर्ट लगा होता था। वीजीए पोर्ट क्या करता था, मॉनिटर्स को या प्रोजेक्टर्स को वीडियो डिस्प्ले के लिए कनेक्ट करता था। डीवीआई पोर्ट होता था जो कि डिजिटल वीडियो आउटपुट देता था डिस्प्ले डिवाइसेस को। ईथरनेट, RJ45, आरजे का मतलब होता है रेडियो जैक, RJ45 पोर्ट होता था जो कि कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से इंटरनेट एक्सेस के लिए, जैसे लैन होती है, तो लैन केबल कंप्यूटर में कहाँ लगाते हैं, ईथरनेट पोर्ट में, जो कि RJ45 होता है। एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी यूज होता है जो कि हेडफोन्स वगैरह के लिए यूज होता है। और अब इसकी जगह टाइप सी भी आने लग गया है। टाइप सी पोर्ट जो है, टाइप सी पोर्ट चार्जर के लिए भी यूज होता है, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, पेन ड्राइव्स के लिए भी यूज होता है, हार्ड डिस्क के लिए भी यूज होता है, और ऑडियो आउटपुट के लिए भी टाइप सी पोर्ट यूज होने लग गया है। आगे देखते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस होता है कंप्यूटर के स्टार्ट करने में या रीस्टार्ट करने में। जो ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन आती है, टू 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 करके कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन सेट चलती रहती है, जिसमें उसकी सारी इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो बूटिंग होता है। बूटिंग क्या होता है, स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर में जो उसको शुरू करने का प्रोसेस होता है, वो बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट होता है जब कंप्यूटर पावर्ड ऑन होता है फ्रॉम ऑफ स्टेट, कंप्यूटर बंद है, हमने उसे ऑन करा तो वहां पे कोल्ड बूट होगा। वार्म बूट क्या होता है, जब कंप्यूटर सिर्फ रीस्टार्ट करा है, आपने अपना सिस्टम रीस्टार्ट करा, तो वो वार्म बूट कहलाता है। यही चीज आपके फोन में भी होती है। आपका फोन फर्स्ट टाइम आप ऑन करते हैं, कोल्ड बूट होता है, आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करके दोबारा आप फोन को रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, कोल्ड बूट है। बट अगर आप फोन को रीस्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के बाद में, या कोई अपडेट आई फोन की, आपने अपडेट किया, फिर आपका फोन रीस्टार्ट मांगता है, वो वहां पे वार्म बूट कहलाता है, कि आपने कंप्लीटली पावर ऑफ नहीं करा, सिर्फ रीस्टार्ट करा है। बायोस जो होते हैं, बायोस परफॉर्म द पोस्ट। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस का काम होता है, पहले तो बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बायोस का काम होता है जब सिस्टम आपका ऑन हो रहा है, ये चेक करेगा कि जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए आपके किसी डिवाइस में अगर मेल फंक्शन होता है, तो अजीब सी आवाज आने लगती है, कभी टू 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 ऐसी आने लगती है, कभी कॉन्टिन्यूस भी पाएगी टी, इस तरह से करके बायोस इस चीज को चेक करता है कि आपका रैम लगा है, रोम लगा है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगी है, सब कुछ ढंग से काम कर रहा है, कोई भी कंपोनेंट फॉल्टी नहीं है। कोई भी कंपोनेंट एज इट जो प्राइमरी कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए। पोस्ट के बाद क्या करता है, जब पोस्ट हो जाता है, पावर और सेल्फ टेस्ट हो जाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपकी यूजुअली एक हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में होता है, वो वहां से मेन मेमोरी में लोड होता है। लोड होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपका सिस्टम चलना शुरू होता है। तो ये काम था हमारा बूटिंग प्रोसेस का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या डिवाइस ड्राइवर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के ड्राइवर,
जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी विंडोज है, सिस्टम में आपकी विंडोज, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हो या एप्पल का ओएस हो, मैक ओएस, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अगर आपको इसमें अपना स्पीकर चलाना है या फिर आपको कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूएसबी माउस लेकर आ गए, आपको वो कनेक्ट करना है, उसके लिए एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या, वो उस डिवाइस का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम पर जिसके थ्रू आपका डिवाइस सिस्टम से चलेगा, वो हमारा डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपकी लैन केबल भी है या आपका वाईफाई का डिवाइस भी है, सिस्टम का इनबिल्ट वाईफाई डिवाइस भी है, उसको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर्स। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे, आपका सिस्टम तो चल गया, अब सिस्टम पे कुछ काम करने के लिए भी तो आपको कोई स्पेस चाहिए। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ब्राउजर है हमारा, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर गेम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली आप कोई गेम खेल रहे हो, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहे हो, एनएफएस खेल रहे हो, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कोई एप्लीकेशन है जो आप रन कर रहे हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर की लेयर पे काम करता है। ज्यादा डिटेल में है उस चीज को हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें किसी स्पेसिफिकली काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया हमारा, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए सॉफ्टवेयर हो गए, वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर एक चीज आती है हमारे पास फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर हमारा एक परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम के अंदर स्टोर होता है। फर्मवेयर उस डिवाइस के लिए स्पेसिफिकली, कि वो जिस डिवाइस को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसका कंट्रोल वहां पे चल पाए, किसी डिवाइस के ऊपर इसको हमने इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे लो लेवल कंट्रोल देते हैं फॉर एग्जांपल राउटर्स पे, प्रिंटर्स पे, मदरबोर्ड्स पे। वो डिवाइस इटसेल्फ काम करेगा तो उस डिवाइस की रोम में फर्मवेयर को परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है कि वो डिवाइस कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने रैम और रोम पढ़ा था ना, रोम क्या था, रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल थी। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी ना, वो इरेज नहीं होगी। तो फर्मवेयर उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होता है, उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे डिवाइस का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बायोस हमारा कॉमन एग्जांपल होता है फर्मवेयर का, जो कि कंप्यूटर्स में बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। ये सर आप कर देता हूँ जरा। बायोस हमारा कॉमन एग्जांपल होता है जो कि कंप्यूटर को जब बूट होता है, तो जो बूट हो रहा है वो क्या है, वो एक फर्मवेयर है जो कि उस डिवाइस के लिए है। आगे देखते हैं, ये भी थोड़ी सी स्लाइड का एनिमेशन इशू है, सॉरी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें तो मशीन लैंग्वेज होती है सबसे पहले। मशीन लैंग्वेज हमारी लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स के लिए, है ना, और बाइनरी कोड यूज करती है 0 1, जो कि कंप्यूटर दो ही फॉर्म में समझ पाता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। इसके बाद हमारी असेंबली लैंग्वेज आई थी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सिंबॉलिक कोड्स होते हैं और एक असेंबलर की जरूरत होती है जो इसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आपने डाला ऐड 3 4, तो ये ऐड करने का काम, ये इंस्ट्रक्शन हो गई एक तरह से मशीन लैंग्वेज की। अब ये इसका मतलब क्या है 3 और 4 के साथ में, वो क्या काम है, वो काम असेंबलर करेगा। तो असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक कोड्स यूज होते हैं और एक असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आती है, जैसे सी आ गई, जावा आ गई, पाइथन आ गई, जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं और कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की नीड होती है। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, लोएस्ट लेवल, जिसमें हमें किसी चीज की नीड नहीं थी, हमें बस वो लैंग्वेज आनी चाहिए थी। फिर असेंबली लैंग्वेज आई जिसके अंदर असेंबलर्स की नीड हुई, जो कि असेंबली लैंग्वेज जो कि सिंबॉलिक कोड्स में था उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, सी, जावा, पाइथन, जो कि इंग्लिश के बेसिस पे थी, इंग्लिश टाइप की स्टेटमेंट्स थी, और उनके लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की नीड पड़ी। फिर उसके बाद आई हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जैसे कि एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, जिसकी हेल्प से यूजर डेटाबेस क्वेरीज लिखते हैं एक सिंपल मैनर में। तो ये था हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की 4 जनरेशन, मशीन लेवल, असेंबली लेवल, हाई लेवल जो कि थर्ड जनरेशन है, या फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल। फिर हमारे पास, ये लास्ट की मेरी कुछ स्लाइड्स में दिक्कत है, आई अपोलोजाइज। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम हमारा एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। फॉर एग्जांपल जो मैंने नाबार्ड के एआरडी के लिए डिस्क्रिप्टिव की पीडीएफ भेजी है, उसमें एल्गोरिदम दी है कि डिस्क्रिप्टिव के आंसर में हमें क्या क्या लिखना है। पूरा आंसर नहीं दिया, सिर्फ एल्गोरिदम दिया कि इन इन चीजों के बारे में हम किसी क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का, एक अलग प्रोसेस होता है, इसमें रेक्टेंगल और डायमंड बॉक्सेस यूज करते हैं।
वो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट जो होता है एक तरह का एल्गोरिदम के लॉजिक को विजुलाइज करने के लिए हेल्प करता है। कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग देखते हैं, जैसे बिट क्या होता है। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है जो कि 0 या 1। 0 अपने आप में एक बिट है, 1 एक बिट है, और 0 1 दोनों को एक साथ लिया जाए तो 2 बिट हो गई। बाइट क्या होती है? बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, जो कि 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब बाइट के अंदर 8 बिट है। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर दिया 0000001 0, तो ये एक नंबर है अपने आप में। इसका मतलब हो गया 3। हमारा जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से ये वैल्यू 3 हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक और लिया 0000001, इसका मतलब है हमारे नंबर का 1। तो ये पूरे 8 बिट है इसके अंदर। 8 बिट को रिप्रेजेंट, मतलब हमने 8 बिट यूज करी और उसने कैरेक्टर बनाया। क्या कैरेक्टर था? 1। आगे देखते हैं निबल। निबल होता है आधा बाइट। 4 बिट्स का एक निबल होता है जिसे हम लोग हाफ बाइट कहते हैं, आधा बाइट। क्लॉक स्पीड होती है। क्लॉक स्पीड हमारी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। आपका प्रोसेसर कितना फास्ट काम कर रहा है। आप लोग फोन लेते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कितने गीगाहर्ट्ज का कितने मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। कंप्यूटर का प्रोसेसर देखते हैं, इंटेल i3 i5 i7 की बात करते हैं, अलग अलग जनरेशन चल रही है। क्या चेंज आता है उनके अंदर? प्रोसेसिंग स्पीड की चेंज आता है। प्रोसेसिंग स्पीड की जो हमारी मेजरमेंट होती है या क्लॉक स्पीड की मेजरमेंट होती है वो हमारी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के अंदर आती है। फिर हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस हमारे वो एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है। एक्सटर्नल कीबोर्ड हमने लगा दिया, ऑलरेडी एक कीबोर्ड लगा है, हमने एक एक्सटर्नल कीबोर्ड और लगा दिया, हमने प्लॉटर कनेक्ट कर दिया। तो जो कंप्यूटर के साथ में एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं हमारे स्पेसिफिक काम के लिए, वो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। बग, बग एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी के वीडियो में। बग होता है कि जब कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एरर आता है, कोई प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया, वो हमारा फ्लॉ जो है या फिर जो एरर हुआ वो एरर बग है। आपने आपने कुछ भी कंप्यूटर में करना चाहा और वो नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर हैंग हो गया किसी वजह से, है ना? आपने वर्ड फाइल खोली, वर्ड फाइल में टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है सब, तो वो एक तरह का बग आ गया। और इन एरर्स को आप जब फिक्स करते हो प्रोग्राम के अंदर, जब प्रोग्राम के अंदर इन एरर्स को आप फिक्स करते हो, उस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। ये कुछ कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें इस वीडियो में करनी थी। इसके साथ हम लोग ये फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करिए मेरे को। इसकी पीडीएफ मैं जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।